हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी लोक भारती का 7वां लेसन दूसरी इकाई का शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी कहे तो आप सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि दूसरों से आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यानी आप उनसे किस तरह के रिलेशन रखते हैं, आप किस तरह से उनसे बातें करते हैं, अगर आप उनसे मिलते हैं तो कैसे उनका आदर भाव करते हैं, अगर कोई मेहमान आपके घर पे आता है तो आप उसकी कैसे आदर भाव करते हैं, इसी को शिष्टाचार कहा गया है। और जो उसके लेखक है वह भीष्म साहनी जी हैं। हम उनका परिचय पढ़ लेते हैं। भीष्म साहनी जी का परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी अविभाजित भारत में हुआ था। अविभाजित भारत यानी जो जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी 1947 के पूर्व का भारत, जब बांग्लादेश और जो पाकिस्तान था ये भारत का हिस्सा थे, और उस समय उनका जन्म हुआ था। और जो उनकी मृत्यु है 11 जुलाई 2003 में हुई थी। और उनका परिचय इस प्रकार है कि जो लेखक है वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने साहसिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया है। यानी जितनी भी वो लेख करते थे वह समाज के ऊपर करते थे, यानी समाज में क्या क्या चल रहा है, उसमें किस तरह की भावना है समाज में, या फिर लोगों में किस तरह की भावना है, संघर्ष आदि, ये सब के बारे में वह लेखन किया करते थे। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। इनके द्वारा लिखे हुए लेख जैसे भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि उनकी कुछ कहानी है। झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि उनके द्वारा ये लिखे हुए उपन्यास है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि ये उनके कुछ नाटक है। आज के अतीत ये उनकी आत्मकथा है। और उनकी जो कहानी है उसमें वह गद्य संबंधी में क्या कहते हैं, और उन्होंने इसमें कहानी में चरित्र के बारे में पूरा वर्णन किया है। यानी जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी होती है। यानी किसी के चरित्र के बारे में जो कहानी बताई जाती है उसको चरित्रात्मक कहानी कहा गया है। अभी इसमें वो शिष्टाचार में क्या कहते हैं, इस कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उसके प्रति दृष्टिकोण, यानी उसकी तरफ जो नजरिया होता है वो, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विभिन्न स्थितियों को बड़े ही मनोरंजन एवं मार्मिक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। अभी हम देख लेते हैं कि जो भीष्म साहनी है और जो उनका पाठ है शिष्टाचार, इसमें कृति करने के लिए दी गई है। अपने व्यवहार में शिष्टाचार झलकता है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। यानी जो आपका स्वयं का व्यवहार है उसमें आप किस तरह की शिष्टाचार है, यानी आप जो अपने घर पे कोई मेहमान आता है या अपने माता पिता से किस प्रकार की वार्ता करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, कैसे आप स्कूल में रहते हैं और कैसे आप बाहर जाते समय लोगों से बात करते हैं, उसी को अपना शिष्टाचार कहा जाता है। यानी आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसी को शिष्टाचार कहा गया है। और यहाँ जो भीष्म साहनी है इसमें क्या कहते हैं हम पाठ में पढ़ते हैं। जब 3 दिन की अंथन खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उसकी क्रुद्ध श्रीमती भी बिगड़ उठी। यानी इनमें 2 परिचय दिए हैं, एक तो बाबू राम गोपाल और उनकी पत्नी श्रीमती। इसमें क्या कहा है कि वो लोग एक नौकर को ढूंढ रहे थे। बहुत खोज के बाद जब उनके पति बाबू राम गोपाल एक नौकर लेके आए, परंतु पत्नी उस नौकर के देखकर और बिगड़ गई, यानी और गुस्सा हो गई। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। यानी शायद नौकर अच्छा दिखने में नहीं लगता होगा, इसीलिए जो उनकी पत्नी थी उन्होंने देखते ही अपना मुंह फेर लिया। यह बनमानस यानी बहुत ही बदमाश या खराब कहाँ से आप पकड़ के लेके आए हो, इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी, इसका उत्तर जो बाबू राम गोपाल ने दिया। वो कहती है कि ये कितना बदमानस है, यानी कितना बदसूरत है, इसको मैं कहाँ छुपाऊंगी, इससे काम लूंगी या सिर्फ छुपाती फिरूंगी। तब उत्तर देते हुए बाबू राम गोपाल यानी उनके पति है, वो कहते हैं कि जानती हो तलब की बात क्या है, यानी जो मजे की बात क्या है, केवल 12 रुपए ही में यह पूरा काम करेगा। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा।
तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई, यानी जो उनकी पलके थी और ऊपर उठ गई, वो चंबित हो गई कि अभी नया नया है, ये कैसा काम करेगा भी नहीं करेगा, वो सब सोचने लगी। तो इसे काम करना भी मैं ही सिखाऊंगी। अब मुझ पर कितनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो ये सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी, यानी उसके बारे में सब जानकारी इकट्ठा करने लगी। और जो नौकर था उसका नाम था हेतु, और वह शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। और उसका परिचय इसमें इस प्रकार दिया है। उसकी चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह के दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग को बोली, अब दोनों कान खुलकर सुन ले, जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। यानी श्रीमती थी हेतु को कहने लगी, अगर तूने यहाँ पे काम के दौरान किसी प्रकार की चोरी की या किसी तरह के तोड़फोड़ की तो मैं तुझे सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई का हिसाब तुझे ठीक से देना होगा, तो ही तू यहाँ पे काम कर सकता है। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का ही, सब झूठे गलीज और लपट होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर में बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। यानी जो उनकी पत्नी थी राम गोपाल की, वो ऐसा समझती थी नौकरों के बारे में, ये नौकर एक जगह पे स्थायी नहीं रहते, ये अलग अलग जगहों पर काम के लिए आवेदन दे के रखते हैं, और जहाँ अच्छी नौकरी मिल जाए वो यहाँ पर बीमारी का बहाना बनाकर तुरंत वहाँ चले जाते हैं। इसीलिए इनका कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी चुरा के ले जा सकते हैं और कुछ भी हेरफेर कर सकते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों सा ही था। यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों से बात करती थी। और जो श्रीमती थी वो बहुत गुस्सेल थी, वो अक्सर ही अपने पति या नौकर से ही अपने उलझ जाती थी, और पति से बात करते समय वो अंग्रेजी में उनसे कुछ बातें करती थी और नौकर पे हमेशा वो गालियाँ देती रहती थी। दोनों की लगाम वो खींच कर रखती। उनकी तेज नजर पलंग पर बैठे बैठे ही नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी, यानी नौकर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कितना कर रहा है, वो सब वह पलंग पर बैठे बैठे ही देखती रहती थी। नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उडेली है, जासूसी नौलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। और जो उनकी पत्नी थी नौकर के हर कार्य पर नजर रखती थी कि वह कितना घी इस्तेमाल करता है खाने में, कितनी रोटियां वो खाता है, और अपने लिए जो चाय बनाता है उसमें कितनी शक्कर डालता है, इस पर उनकी नजर रहती थी। जैसे नौकर है वो हर कार्य करते समय कोई षड्यंत्र रच रहा है, यानी कुछ अपने दिमाग में सोच रहा है कि क्या करूं, कैसे कुछ हड़पू, इसके बारे में वह सोच रहा है, ऐसा उनका मानना था। काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। वो मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों में कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-12 बार उसे नौकर के बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। और वो जो नौकर था थोड़ा अल्लड़ टाइप था और गंवार भी था, पढ़ा लिखा नहीं था, जिस कारण उसे काम करने में परेशानी हो रही थी। और जो उसके मोटे मोटे हाथ थे, उस मोटे मोटे हाथों से कभी कभी ग्लास टूट जाता था, और जो घर पे लगाए हुए पर्दे थे उन पे वह कभी कभी किसी चीज़ के दाग धब्बे दे देता था, और घर का कार्य भी वो अच्छे से नहीं करता था। इसके कारण जो उनकी पत्नी थी वो बार बार उस पर चिल्लाती थी, उसे बार बार नौकरी से निकालने के लिए कहती थी। परंतु ऐसे ही धीरे धीरे जो हेतु का समय था वहाँ कटने लगा, और जो हेतु था वहाँ पे स्थायी बनने लगा। और जो पत्नी ने बाबू राम गोपाल को दूसरा नौकर ढूंढने के लिए कहा था, उनकी जो खोज थी वो भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। नौकर उजड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था, ये उनके लिए बहुत अच्छा था।
उस पर वेतन केवल 12 रुपये। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह से काट ली जाती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैला होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। यानी जो हेतु था वह धीरे धीरे गांव से शहर में आया था और शहर के वातावरण में ढलने लगा। वहाँ पे उसके कपड़े पूरे मैले हो गए थे, कार्य करते करते कहीं कहीं से फट गए थे और वह वैसे ही काम करते करते उसने वहाँ पे उनके घर पे 3 महीने बिता दिए थे। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक चीज करना भूल गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथम अनुसार उसके मुंडन संस्कार के लिए जो नजदीक आ गए थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार के मुंडन की तैयारियां होने लगी थी। बेटे के वात्सल्य में श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा और जो उनके घर पे श्रीमती और श्रीमान थे, उनका एक छोटा सा लड़का था जो शायद 4 से 8 बरस का था और जो उसका मुंडन होता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो बच्चा होता है उसे कुछ सालों के बाद मुंडन किया जाता है, यानी जो उसके बाल है वो निकाले जाते हैं। इसको लेकर उनके पूरे घर में एक उत्साह सा माहौल था, जैसे कोई त्यौहार हो। इस कारण जो उनकी जो नज़र थी हेतु से वह दूसरी तरफ कन्वर्ट हो गई, यानी वो अपने बच्चों पे ध्यान देने लगी। उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े खरीदना, खिलौने खरीदना और जो पहले वो हेतु पे नज़र रखती थी कि वो कितना घी इस्तेमाल करता है, कितने चम्मच शक्कर इस्तेमाल करता है, उससे उनकी नज़र अभी अपने बच्चे के कपड़ों और खिलौनों पर चली गई और शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे से छोर से निकलकर नौकर के हाथ में रहने लगा। यानी उनकी जो पत्नी थी श्रीमती इतनी व्यस्त हो गई कि अपने घर का सारे काम में हेतु के ऊपर छोड़ दिया और जो अपने चाबियों का गुच्छा था, जितने काम के कार्य हेतु जितनी चाबियां थी उसने सब हेतु को दे दी और पूरा घर अब हेतु संभालने लगा। आखिर वो शुभ दिन आ गया जब उनका जो बेटा था छोटा सा 4 से 8 साल का, उसका मुंडन का दिन आ गया। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों और टांगों से बच्चे के लिए उपहार लेकर जाने लगे। फूलों, फानूसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का जो सारा वातावरण था वो बहुत ही मनमोहक हो गया था। सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। यानी जो उनका छोटा सा लड़का था उसका मुंडन का कार्यक्रम था उसमें वो पूरी तरह से व्यस्त हो गए थे और उन्हें थोड़ी भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आकर खड़ा हो गया। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, आप मुझे छुट्टी दे दें। और जो हेतु था उनके घर पे 3 महीनों से ज़्यादा वक्त तक कार्य कर चुका था और जो पूरे घर की जिम्मेदारी हेतु को मिल गई थी। इसके बावजूद भी एक दिन हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधे जाकर श्रीमान यानी जो घर के हेड थे, मुखिया थे, उनसे कहने लगा कि आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे घर जाना है। और जिस वक्त ऐसा हेतु ने बात किया उस टाइम उनके घर पर मुंडन का कार्यक्रम था और जो श्रीमान थे वो उन अतिथियों का स्वागत कर रहे थे और ये सब सुनकर जो हेतु की ये सब बातें थी वो सुनकर बहुत ही हैरान हो गए और वो कहने लगे, क्या हुआ, अचानक तुझे क्यों घर जाना है आज? तो हेतु कहता है, आप मुझे छुट्टी दे दे, आज के दिन तुझे छुट्टी दे दूं। श्रीमान का क्रोध, यानी वो कहते हैं कि आज इतना सारा काम है, मैं तुझे छुट्टी नहीं दे सकता, तब छुट्टी नहीं मिल सकती, ऐसा वो कहते हैं। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है, ऐसा वो कहने लगे। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला नहीं। श्रीमान झुंझला उठे, यानी और गुस्सा करने लगे कि इसको मैं इतना समझा रहा हूँ फिर भी ये मान नहीं रहा, इसको घर जाने की इतनी क्या जल्दी है, जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। वो जोर से चिल्लाकर बोले कि मैं तुझे छुट्टी नहीं दूंगा, तू यहाँ से जा। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने जो हेतु है उसके मुंह पर एक चाटा मार दिया। यानी अपने आप को जो श्रीमान थे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने हेतु को, अपने नौकर को एक चाटा मार दिया कि तू
इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान कर रहा है। उल्लू के पट्टे, ये वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है? चाटे की आवाज दूर तक फैल गई। बहुत से मित्र संबंधी ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर ये देखकर कि केवल नौकर को चाटा मारा है, आंखें फेर ली। और ऐसा होता है अक्सर, बड़े बड़े घरों में नौकर की कोई वैल्यू नहीं होती। अक्सर नौकरों के साथ बहुत ही अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, परंतु कोई भी इसके प्रति आवाज नहीं उठाता। उसी से वही सेम हेतु के साथ हुआ। उनके जो श्रीमान थे उन्होंने उसे चाटा मारा। वहाँ पे जो जितने भी अतिथि आए थे उन्होंने देखा भी, परंतु किसी ने कुछ नहीं बोला और उन्होंने अपनी जो नज़र थी वापस फेर ली। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वो जैसे तंद्रासी गई, यानी और बौखला गई। हो ना हो इसमें कोई भेद है, ऐसा वो कहने लगी। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने ना मालूम किस किस चीज से हाथ साफ किया होगा। यानी वो उस पर शक करने लगी कि इसे मैंने घर की सभी चाबियां दे दी थी, कहीं इसने कुछ हेरा फेरी तो नहीं की है, ऐसा उन्हें लगने लगा। क्योंकि जो हेतु था अचानक उनसे घर जाने की जिद करने लगा और वो कहने लगी कि न जाने इसने किस चीज़ों पर हाथ साफ किया होगा जो आज के दिन ही छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई तो बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों में पहले कभी नहीं सुना होगा। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देख श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर जाना है ऐसा? और उनके घर पे जो कार्यक्रम रखा गया था मुंडन का, उसमें बहुत से अतिथि आए थे और जो श्रीमान और हेतु और श्रीमती के बीच की जो वार्ता थी बहुत ही अलग लेवल पर पहुंच गई, जिस कारण जो वहाँ के संबंधी थे उन्हें उठकर आना पड़ा और समझाना पड़ा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेहमान थे। और उसी में एक मेहमान ने हेतु से पूछा कि अचानक तुझे घर क्यों जाना है? तो हेतु कहने लगा कि जी श्रीमान, मुझे घर जाना है, मुझे काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो इस बात से निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके भी फिर भी काम में जुट जाता। बरामदे में कोने में जाकर बैठ गया और न ही वो कुछ सुना और ना ही उसने कुछ कार्य किया, चुपचाप इधर ताकने लगा। सब होने के बाद भी सभी लोगों ने श्रीमान और श्रीमती को समझाया तो दोनों सोचने लगे कि हाँ, बहुत से मेहमान आए तो हमें इस वक्त ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे मेहमानों को कुछ परेशानी हो। और वह हेतु उनका नौकर था, उसे बाजू में हटाते हुए दोनों अपने कार्य में व्यस्त हो गए और हेतु भी कोई काम न करके वो एक कोने में जाके बैठ गया और दोनों को इधर उधर चुपचाप देखने लगा। पर इस पर श्रीमान आए और बाहर होने लगे, आपे से बाहर होने लगे, यानी जो उनका कंट्रोल था गुस्से पर वो भी खो गया। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उसे पकड़कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। और जो हेतु था अपने बात पर अटल था कि उसे वह घर जाना ही है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे घर जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उसका पता लिख लिया और नीचे अंगूठा लगवाया और उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की, यानी जो हेतु है उनका नौकर है, कहीं उसने कुछ चीज़ें चुराई तो नहीं है, यह देखने के लिए उन्होंने जो अपना ट्रंक है, यानी पहले अभी के ज़माने में तिजोरी या लॉकर होता है, पहले एक ट्रंक हुआ करता था, यानी लकड़ी का बड़ा सा बक्सा, उसे खोलकर वो देखने लगी कि उसमें उन्होंने जो ज्वेलरी रखी है, सिल्क के जो सूट रखे हैं, चांदी के बटन रखे हैं, वो सब एक एक करके निकालने लगी और गिनने लगी। मगर जो बड़े लोगों के घर होते हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है कि सभी चीज़ों को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस कारण जो श्रीमती उनकी जल्दी थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकर को यूँ जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है, ऐसा वह कहने लगी। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास ही है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया हो और 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा।
यानी वो कहने लगी अगर उसने कोई महंगी चीज़ चुराई होगी तो अपनी तनख्वाह लेने के लिए वह थोड़ी आएगा, जो आप ऐसा कह रहे हैं कि मैंने उसका तनख्वाह रोक दिया है। तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज़ भी गायब हुई है तो हम पुलिस के पास जाएंगे और उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा, ऐसा वह कहने लगी। दूसरा नौकर भी आ गया उनके घर पर, यानी हेतु जाने के बाद जो उनके श्रीमान थे उन्होंने दूसरा नौकर भी लाया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ न मिलती तो वह हेतु को गालियाँ देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे कि हेतु को हमने बहुत सुनाया और वो अपना काम एकदम सच्चे दिल से करता था, और इसके कारण वो अपने दिल में ही अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर करके भिजवा दे, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से और कुछ अपने संदेश के कारण वह रुक जाते, यानी जो हेतु के प्रति उनका संदेह था कि वह कुछ चुरा ले गया होगा। एक दिन शाम का वक्त था, थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पर एक धर्मशाला के सामने खड़े हेतु पर पड़ी, यानी जो उनका नौकर था जो घर छोड़कर जा चुका था, वह एक दिन शाम को दफ्तर से लौटते हुए उनकी नज़र है वह हेतु पर पड़ी। वही फटे हुए कपड़े, शिथिल पूरा और अरूप चेहरा, उसे पहचानने में थोड़ी भी उन्हें देरी नहीं हुई। सड़क से उन्होंने झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसकी कलाई पकड़ ली और पूछा, अरे हेतु कहाँ था इतने दिन, गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम पर कब आया है? अपना काम कर आया है अपना, यानी जो हेतु जिस जीत के कारण घर जाना चाहता था उसके लिए वो पूछते हैं कि तू जिस काम से गया था क्या वो तेरा काम हो गया? हेतु ने धीरे से कहा, जी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन तू चले गया? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं हो, क्या काम था? मैं कुछ नहीं करूँगा, सच सच बता दो। यानी जो श्रीमान थे उसे कहते हैं कि तेरा कौन सा ऐसा काम था कि तुझे जलसे वाले दिन जाना पड़ा, ऐसा क्या काम था तू मुझे बता। तो हेतु कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वह डरता है, यानी जिस कारण उसे लज्जा के साथ वहाँ से जाना पड़ा था, बहुत सी गालियाँ सुननी पड़ी थी। फिर भी वो श्रीमान कहते हैं कि तू मुझे बता, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता मगर आंखें ऐसी ललक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। यानी जो हेतु था वह अपने साहब को, यानी जो अपने श्रीमान थे, उन्हें कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके घर पे कुछ अनहोनी हुई थी, जिस कारण वह बोलने में असमर्थ हो रहा था। वह बार बार बोलने की कोशिश करता परंतु जो उसके आँख थे नम हो गई थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। और इसे देखकर जो बाबू राम गोपाल का जो दिल था वह पसीज उठा कि क्या हुआ मुझे बता, अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले, यानी वो प्यार से पूछते हैं कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ था कि तू अचानक गया और तू रो क्यों रहा है? जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई यानी जो दम सहमी हुई आवाज़ में वह हेतु कहता है। और जो बाबू राम गोपाल को सुनकर यह बहुत दुख होता है। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उनके मुंह की ओर देखते रहे, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुम्हें बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी ना बोले। यानी जो बाबू राम गोपाल है वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस टाइम पूछा था कि क्या हुआ, तुम्हें घर क्यों जाना है, परंतु तुमने कुछ नहीं बोला था, इसीलिए मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था। परंतु तुम अगर मुझे उस टाइम बोलते तो मैं तुम्हें कुछ ना बोलता। क्यों? हेतु ने धीरे से कहा, जी वहाँ कैसा कहता, क्योंकि जो खुशी वाले घर है वहाँ कैसे मैं ये सब अनहोनी बातें कर सकता था। हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं कहा। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड़ गंवार के मुंह की ओर देखने लगे। यानी जो एक गंवार सा नौकर था उसकी जो ईमानदारी देख के उसके और जो उसका जो घर के प्रति जो लगाव था उसे देखकर बहुत ही स्तब्ध हो गए। इसमें कुछ शब्द संसार दिए, यानी शब्दों के अर्थ, जैसे अंथक, बिना रुके बिना थके कार्य करता। षड्यंत्र यानी कपटपूर्ण योजना, यानी जो चालाकी वाली योजना होती है उसे षड्यंत्र कहा जाता है। तब्दील यानी बदल, परिवर्तित। अफसोस यानी पश्चाताप। पसीजना यानी पिघलना। और इसमें कुछ मुहावरे दिए हैं। मुंह फेरना यानी
अपेक्षा करना, ध्यान न देना। बर्खास्त करना यानी अपदस्थ करना, निकाल देना। टस से मस न होना, दृढ़ रहना, कहने का प्रभाव न पड़ना। बेकाबू होना यानी अनियंत्रित होना। हाथ साफ करना, चोरी करना, सामान गायब करना।